तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज से हम अपनी इतिहास के लिए शुरू करते हैं, अपना जो यात्रा है वो इतिहास में भी शुरू करते हैं। इतिहास में हमारा सबसे पहला जो पार्ट है वो हम एंशियंट हिस्ट्री से ही शुरू करेंगे, और एंशियंट हिस्ट्री में भी हम शुरू करेंगे आर्यन से। आप कहेंगे जी एंशियंट हिस्ट्री में शुरू कर रहे हो तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्यों नहीं कर रहे, सिंधु घाटी सभ्यता से क्यों नहीं कर रहे? सर भाई सिंधु घाटी सभ्यता को एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो पूरी सीरीज है ना ये आर्यों से समझने में, सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा सा इतना योगदान बाकी वैदिक और आर्यों से इतना मिला जुला कुछ है नहीं, उसका अपना अलग पूरा पार्ट है, तो उसको हम अलग से समझेंगे। अब बाकी जब आर्यों को पढ़ेंगे ना, आर्यों का थोड़ा सा जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उनमें इनका काफ़ी योगदान और मिला जुला संबंध है। वैदिक पीरियड का उत्तर वैदिक पीरियड में है, उत्तर वैदिक पीरियड का फिर जब हम महापाषाण काल में आएंगे, फिर गुप्त काल में आएंगे, मौर्य पीरियड में आएंगे, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए तब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम जो अपना टॉपिक है वो करेंगे आर्यों से शुरू। अच्छा, एंशियंट हिस्ट्री से हम मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है हम मॉडर्न हिस्ट्री से भी कर सकते थे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से करने की बजाय मैं एंशियंट हिस्ट्री से पूरे क्रम से चलने वाला हूँ। और उसका रीज़न ये है कि जब तक हम अपना प्राचीन सभ्यता संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे, हम नहीं जानेंगे कि हम क्या थे और फिर क्या हुए, तब तक हम अपने मॉडर्न को, ठीक है मॉडर्न को समझ लेंगे लेकिन उसमें जो उसकी गहनता है उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अपना प्राचीन सभ्यता संस्कृति समझना, इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। इतिहास ही हमारे आज की और कल की कड़ी है, उसको जाने बिना हमें आगे बढ़ना थोड़ा उचित नहीं होता। इसलिए हम शुरुआत करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से और क्रम से चलेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में जैसा कि मैंने कहा आज का हमारा टॉपिक है आर्य। इसको हम 3 खंडों में डिवाइड करेंगे जो आर्य हैं। पहला तो जो हम पढ़ने वाले हैं आज कि आर्य कौन थे, आर्य कौन है। दूसरा, आर्य कहां से आए। और तीसरा, अभी लास्ट ईयर आर्यों को लेकर एक बड़ी रोचक खोज हुई भारत में, और वो हुई राखी गढ़ी। राखी गढ़ी डीएनए क्या है, ये राखी गढ़ी डीएनए भाई क्या बवंडर है, जिसने पिछली साल इस टॉपिक के लिए एक तूफान सा ला दिया। इतना बड़े लेवल पर इस राखी गढ़ी जो डीएनए वाला ये सीन हुआ, अब इसने अगर इसको फॉलो किया जाता है और परिवर्तन चीज़ों को फिर आगे शामिल किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आगे होने वाला है, और उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। लेकिन जैसा कहा पहले, आर्य कौन थे? क्या आर्य एक जातिवाचक शब्द है, किसी मतलब धर्म वगैरह से रिलेटेड शब्द है? जैसा कि इस टॉपिक को मैं थोड़ा फिर कहूँगा, अगर आप आर्यों को पढ़ रहे हो ना तो थोड़ी अपनी जो पूर्वाग्रह है उसको थोड़ा साइड रखना। ये मत कहना कि हम क्या मानते हैं आज तक। अब हम करेंगे बिल्कुल फैक्ट के बाद, फैक्ट को लेकर बात करेंगे, जो फैक्ट हैं उनको आगे रखेंगे और उनके बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। आर्य कौन थे? तो भाई आर्य थे एक भाषाई शब्द है, जो आर्य है ये भाषाई शब्द है। आर्य एक डिक्शनरी शब्द है, आर्य एक फिलोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है। आर्य कोई भी धार्मिक शब्द नहीं है। जैसा कि मैक्स मूलर कहते हैं, जो आर्य है यह एक भाषाई शब्द है, आर्य भाषाई वर्ड है, आर्य डिक्शनरी वर्ड है। अब आर्य जब भाषाई वर्ड है तो आर्य कौन सी भाषा बोलते हैं? भाषाई शब्द है, तो फिर भाई ये कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन से भाषाई परिवार से संबंधित है? तो ये जो भारोपीय भाषाई परिवार है, जो भाषाई परिवार है उससे संबंधित है। ध्यान रखना, जो हमारी पढ़ाई का दायरा है ना, थोड़ा तो हम चीज़ों को पूरा का पूरा अपना बेस क्लियर करके चलेंगे, और फिर उसके बाद में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को करेंगे, ना कि ये कि क्या हम पढ़ते आए हैं, क्या हम अपने ग्रुप में बैठ के यार दोस्तों से क्या कहते हैं भाई ये नई चीज़ें ऐसे ऐसे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो बोर्ड होते हैं वो आपसे ये नहीं कहते कि आप क्या चीज़ मानते हो क्या नहीं मानते, वो कहते हैं कि क्या चीज़ है, तथ्यों के साथ में बताइए। आज दोनों चीज़ें होंगी। आर्य भारोपीय भाषाई परिवार को बोलते हैं, ठीक है। अब ये भारोपीय भाषाई परिवार को लेके एक रिसर्च किया एक विद्वान थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स वही भाई साहब जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। हाँ जी, वही
ये 18th सेंचुरी में जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की वो विलियम जोन्स सामने आए। कौन? विलियम। ये नाम आपको याद रखने, ध्यान रखना, कोई भी शॉर्टकट है ही नहीं। अगर इनको आप याद नहीं रखोगे तो इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। विलियम जोन्स को याद रखने का क्या शॉर्टकट लाओगे? आप भारोपीय भाषाई परिवार है इसके लिए क्या शॉर्टकट लाओगे? तो विलियम जोन्स ने आर्यों पर रिसर्च किया, ये भारोपीय भाषाई परिवार पर रिसर्च किया और रिसर्च करके इन्होंने कहा जो ये भारोपीय भाषाई परिवार है ना, इसमें कुछ भाषाएं शामिल हैं और उन्होंने कहा इसमें 4 भाषाएं शामिल हैं। और इसमें कौन कौन सी 4 भाषाएं शामिल हैं जो इन्होंने कहा पहला तो इसमें एक पर्शियन भाषा शामिल है, पर्शियन शामिल है। फिर कहा इन्होंने भाई इसमें संस्कृत भी शामिल है और फिर कहा इन्होंने इसमें 2 और भाषा शामिल हैं, एक है फ्रेंच भाषा यानी फ्रांसीसी भाषा और एक है कौन सी? अंग्रेजी भाषा। इसमें ये फ्रांसीसी नहीं, इन्होंने जर्मन कहा था, ये जर्मन भाषा है। ये 4 भाषा बताई इन्होंने, पर्शियन, संस्कृत, जर्मनी और अंग्रेज। अच्छा, ये 4 भाषा होगी भारोपीय भाषाई परिवार में। दुनिया में अगर कभी पूछने को आ जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से भाषा परिवार के कौन सी भाषाई परिवार के समूह के लोग हैं, तो बिना सोचे समझे आपको टिक मारना है कौन सा? भारोपीय है। लेकिन अगर ऑप्शन में भारोपीय ना होकर मंदारिन हो तब आपको मंदारिन लगाना है। मंदारिन जो चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन अगर भाषाई परिवार के रूप में देखें तो भारोपीय भाषा परिवार मंदारिन से ज़्यादा विशाल है, अगर हम इसको कलेक्टिव रूप में देखते हैं। तो अगर ऑप्शन में भारोपीय है तो भारोपीय ही लगाना है। अगर भारोपीय मतलब इंडो यूरोपियन, अगर भारोपीय नहीं है तब आप मंडारिन की तरफ जाइए। ये भाषाई परिवार हो गए, इसमें 4 है, पर्शियन, संस्कृत, जर्मनी और अंग्रेज। अंग्रेजी जो भाषाई परिवार है, अंग्रेजी भाषा है वो। अच्छा, अब इसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पर्शियन, फ्रेंच, पर्शियन, संस्कृत, जर्मनी और इंग्लिश। इसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? संस्कृत। सही में? फिर से सोच लो, क्या वाकई में संस्कृत है? जी नहीं, संस्कृत से जो पुरानी भाषाई भाषा है वो पर्शियन मानी गई है। पर्शियन। जो पर्शियन मतलब, पर्शिया किसको बोलते हैं? पर्शिया मतलब जो ईरान वाला इलाका है, बेबीलोनिया वाला जो इलाका है वो पर्शिया है। ये वाला जो हिस्सा है ये संस्कृत से भी प्राचीन भाषा मानी गई है। और इसका रीजन क्या है? जैन-अवेस्ता एक ग्रंथ है, उसका उल्लेख हमारे संस्कृत के सबसे प्राचीन ग्रंथ किसमें? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। यानी एक ग्रंथ है पर्शियन का, कौन सा? जैन-अवेस्ता। और इसका उल्लेख कहां पे मिलता है? हमारे ऋग्वेद में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऋग्वेद जैन-अवेस्ता के बारे में बता रहा है तो जैन-अवेस्ता ज्यादा प्राचीन है ना। आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी हमसे प्राचीन है। महात्मा गांधी तो नहीं जानते थे ना कि कोई टाइम महात्मा गांधी तो कभी चर्चा नहीं किया ना मेरा। मैं महात्मा गांधी का चर्चा कर रहा हूँ, महात्मा गांधी की चर्चा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? जो महात्मा गांधी जी हैं वो हमसे प्राचीन हैं। इसी तरह जैन-अवेस्ता का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। तो इसका मतलब जैन-अवेस्ता ज़्यादा प्राचीन। और जैन-अवेस्ता किस भाषा में लिखा गया? ये है पर्शियन में। इसका मतलब जो पर्शियन लैंग्वेज है वो संस्कृत से ज़्यादा प्राचीन है। अच्छा, ये तो हो गए आर्य कौन थे। आर्य एक भाषाई समूह है जो भारोपीय भाषा बोलता है। इसको भारोपीय भाषा बोलने वाला किसने कहा है? मैक्स मुलर ने। भारोपीय भाषा में कौन कौन से भाषा परिवार शामिल हैं? 4 भाषा परिवार शामिल हैं। कौन कौन से हैं? पर्शियन है, संस्कृत है, जर्मन है और इंग्लिश है। इन चारों पे शोध करने वाले व्यक्ति कौन है? विलियम जोन्स। और इसी वजह से जो विलियम जोन्स हैं, विलियम जोन्स को क्या कहा गया? भाषा विज्ञान का जनक। भाषा विज्ञान का जनक। ये कैसे कहा गया भैया? ये कहा गया विलियम जोन्स को। विलियम जोन्स कौन? वही जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये पर्शियन है।
ये हो गया। अब इसके बाद में जो हमने इसको डिवाइड किया था, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बहस होती है कि आर्य आए कहां से थे, आर्य थे कौन, इसमें इतना ज्यादा लोगों में इतनी बहसबाजी इसको लेकर नहीं है, लेकिन आर्य आए कहां से थे। क्या आर्य हमारे यहाँ के मूल व्यक्ति थे, मूल निवासी थे हमारे यहाँ के, या आर्य मध्य एशिया से आए थे, या फिर जैसा कि कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्य जो यूरोप है वहाँ से आए थे, या फिर कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं ये उत्तरी जो एरिया है उसकी तरफ से आए हैं। अलग अलग बहुत सारे मत हैं, इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट मत हैं हमारे लिए उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैक्स मूलर क्या कहते हैं, अविनाश चंद्र दास क्या कहते हैं, अविनाश चंद्र सेन जो हैं वो क्या कहते हैं, दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक ये क्या कहते हैं, इन सब को लेकर आज हम एक अपना कॉमन, और इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो कौन सा है बाय प्रूफ, ऐसे नहीं, ऐसे तो कुछ भी बोल देंगे, ऐसे बोलने से क्या होता है, तो प्रूफ के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है। अच्छा, यानी कहां से आए हैं, कहां से, तो इसको लेकर एक मत है, वो है मैक्स मूलर साहब का, उनसे ही स्टार्ट करते हैं। क्या, मैक्स मूलर, और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से निकले हुए व्यक्ति हैं। मध्य एशिया जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है वहाँ से जो आर्य हैं ये आए हैं, और ये धीरे धीरे एक टुकड़ियों में बंटकर, आर्य कभी भी एक साथ बड़े समूह के रूप में प्रस्थान नहीं करते थे, ये एक टुकड़ियों के रूप में निकले थे, और टुकड़ियों के रूप में जब ये निकले तो ये मध्य एशिया से आए हैं भारत में। ये मैक्स मूलर कहाँ का बताते हैं इनको, मध्य एशिया। अब इसका क्या कोई प्रूफ है कि आर्य मध्य एशिया से हैं। एक 1400 ईसा पूर्व का अवलेख है, 1400-1500 ईसा पूर्व का एक अवलेख है, और वो है बोगज कोई का अवलेख, बोगज कोई का अवलेख। और इस अवलेख में इनके आर्यों के बारे में कुछ बताया गया है, आर्यों के बारे में लिखा गया है, और उसी को आधार बनाकर जो मैक्स मूलर हैं वो कहते हैं कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। बेबीलोनिया में जो आर्यों को एक अलग नाम से पुकारा जाता था, वो नाम क्या था, बेबीलोनिया। ये कहाँ पे पड़ता है, क्या ईरान में या इराक में, इराक में पड़ता है, इराक में है बेबीलोनिया। यहाँ पर आर्यों को एक किस नाम से पुकारा जाता था, यहाँ पर आर्यों को मिटन्नी के नाम से पुकारा जाता था। जो मिटन्नी है इस नाम से आर्यों को पुकारा जाता था, और इसका अवलेख मतलब एक लेख पाया गया बाकायदा। इन सारी चीजों को देखते हुए क्या आर्य यहीं तक ये कहानी सीमित है, मध्य एशिया से पाए, बोगज कोई में अवलेख इनके बारे में बताया गया है। बोगज कोई का अवलेख ऋग्वेद से प्राचीन है, और वहाँ पर जब आर्यों के बारे में वर्णन हमको दिखाई देता है। ऐसे में बोगज कोई में एक और महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है, हमारे कुछ प्राचीन देवी देवता हैं जिनका जिक्र हमें बोगज कोई के अवलेख में भी मिलता है। और वो क्यों है, क्या था, मिटन्नी है, किस्सी है, ये आदि आर्यों के कुछ समूह थे, और ये आपस में लड़ाई किया करते थे। अब इन्हीं लड़ाइयों को देखते हुए आगे चलकर इन्होंने आपस में एक समझौता किया कि यार इससे ना हमको बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, अब ये हानि को कैसे बचाया जाए। और उस समझौते में इन्होंने 4 देवताओं को अपने सामने रखा, और उन्हीं के सामने शपथ ली कि आज के बाद में हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो 4 देवता हैं जिनका कि जो बोगज कोई का अवलेख है उसमें उल्लेख मिलता है। ये 4 देवता कौन कौन है जो बोगज कोई में मिलते हैं। बोगज कोई का अवलेख हमारे लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोगज कोई, इंद्र, मित्र, वरुण
और नासत्व। ये 4 देवता हैं जिनका उल्लेख बोगच कोई के अवलेख में मिलता है कि इन्हीं 4 देवताओं को अपना प्रत्यक्ष मानकर, प्रत्यक्षदर्शी मानकर जो आर्य हैं, आर्यों के समूह हैं, उन्होंने संधि की कि हम आज के बाद में लड़ाई नहीं करेंगे या हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। इनमें इंद्र मित्र तो ठीक है, वरुण इनको अहुर मजदा या फिर असुर मजदा यानी जो असुरों का नाश करे, जो असुरों का संहार करे, ये कहा गया है कहाँ पर, इसमें बोगज कोई के अवलेख में। और नासत्व किसको कहा गया है, ये कहा गया है अश्विन को, जो अश्विन है इनको नासत्व कहा गया है बोगज कोई के अवलेख में। यानी बोगज कोई के अवलेख में 4 देवताओं का वर्णन है जो हमारे 4 ऋग्वैदिक देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्व। अगर कभी पूछने को आ जाए कि बोगज कोई के अवलेख में किन का उल्लेख नहीं है, ऐसा भी पूछने को आ सकता है, या फिर ये भी पूछने को आ सकता है कि किन 4 देवताओं का उल्लेख है। अब भाई 33 करोड़ हिंदू देवी देवता हैं, अब उनमें 33 करोड़ तो आप याद कर नहीं सकते। 33 करोड़ याद करोगे तो पूरा जन्म खत्म हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि इन 4 को याद कर लो, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्व। इनका उल्लेख बोगज कोई के अवलेख में मिलता है। कभी पूछने को आ जाए कौन है कौन नहीं है, दोनों चीजें हमारी खत्म। पूछने को आज है तो भी हमको 4 पता है, और कौन नहीं है तो इन 4 से अलग कोई भी आ जाए वो नहीं है। तो ये 4 देवी देवता हैं जिनका उल्लेख बोगज कोई के अवलेख में मिलता है, और इन्हीं को प्रत्यक्षदर्शी मानकर जो आर्य हैं उन्होंने अपना ये आपस में युद्ध ना करने का फैसला लिया था। इसके बाद में जो अगला विद्वान हैं अविनाश चंद्र सेन, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे। अविनाश चंद्र सेन क्या कहते हैं कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं भाई, वो आए हैं सप्त सैंधव प्रदेश से। अविनाश चंद्र सेन, ध्यान रखना, अब बोगज कोई के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बोगज कोई का अवलेख अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अविनाश चंद्र, ये अविनाश चंद्र आर्यों को कहाँ का बताते हैं भैया, ये बताते हैं इनको सप्त सैंधव प्रदेश का, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश यहां से निकले हुए बताते हैं कहां। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी और उस पुस्तक का नाम है ऋग्वैदिक इंडिया। ऋग्वैदिक इंडिया, ये दोनों ही आपको याद ही होने चाहिए, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अगर आप शॉर्टकट से जाओगे तो कितना शॉर्टकट लोगे, कहां तक शॉर्टकट लोगे। कोई 4 पेज की तो चीजें है नहीं कि आप शॉर्टकट मारोगे चीजें खत्म हो जाएंगी। हिस्ट्री हो या जीएस का कोई भी हिस्सा हो, वो बार 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 रिवीजन मांगता है। आप एक बार नोट्स बनाइए या फिर आप 4-5 बार वीडियो को देख लीजिए, चीजें अपने आप आपके कंठस्थ हो जाएंगी। आपको शॉर्टकट कुछ जाने की जरूरत ही नहीं, आप कहानी की तरह समझिए ना, बिल्कुल उछलिए मत, पूरे एक क्रम से चलिए, चीजों को कैसे कब क्यों इस हिसाब से रख कर देखिए, अपने आप चीजें बिल्कुल फिट होती जाएंगी। ऋग्वैदिक इंडिया अविनाश चंद्र सेन ने लिखी और उसमें आर्यों को बताया कि जो आर्य हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश से निकले हुए हैं। ऋग्वेद सप्त सैंधव प्रदेश में ये सिंधु नदी है उसके आसपास वाला क्षेत्र है सप्त सैंधव प्रदेश। ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध नदी और सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, देखिए अंतर है दोनों में। सबसे प्रसिद्ध नदी अलग मानी गई और सबसे फेमस नदी जो सबसे पवित्र नदी है उसको अलग माना। सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को और सबसे प्रसिद्ध नदी माना गया है किसको, सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र है, जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र है उसी से निकला माना है किसने, अविनाश चंद्र जी ने। इसके बाद में किसको देखते हैं हम, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती कहाँ का कहते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक लिखी थी, ईमानदारी से बताना आप में से किस किस को पता है इनकी पुस्तक का नाम और कब लिखी थी ये भी पता है।
इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने यह पुस्तक किस व्यक्ति से इंस्पायर होकर लिखी या किस व्यक्ति से प्रभावित होकर लिखी? तो जो सत्यार्थ प्रकाश है इसको दयानंद सरस्वती जी ने केशव चंद्र सेन इनसे प्रभावित होकर 1774 में लिखा था। इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। केशव चंद्र सेन इनसे प्रभावित हुए थे और 1774 में इस पुस्तक को लिखा था। सॉरी, ये 1774 नहीं है, 1874 है। 1774 में तो खैर इनका जन्म भी नहीं हुआ था। 1874 में ये सत्यार्थ प्रकाश लिखी है। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर लिखी है। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो ये हैं, ये आर्य हैं, ये तिब्बत वाले क्षेत्र से निकले हुए हैं। किस क्षेत्र से? तिब्बत। इस मत को भी हम काफी हद तक मान सकते हैं। देखो, इतना ज्यादा ये प्रूव्ड मत नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक इस मत से सहमत हुआ जा सकता है। अविनाश चंद्र दास का जो मत है, भारत में मैक्स मूलर के बाद में द्वितीय नंबर पर सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला मत है। ऐसे में ही बाल गंगाधर तिलक आते हैं। और बाल गंगाधर तिलक किसको? जो तिलक हैं उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी। तिलक का ऊपर देख लेते हैं, नीचे ज्यादा हो जाता है ये। तो तिलक जी ने एक पुस्तक लिखी थी, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। और इस पुस्तक में जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने आर्यों को कहाँ से बताया, कहाँ से निकला हुआ बताया? तो ये कहते हैं कि जो आर्य हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकले हुए हैं। यह मत थोड़ा सा मानने में कठिन है। उत्तरी ध्रुव से आकर व्यक्ति यहाँ पर आना, जहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात है, ये थोड़ा सा कठिन है अपने आप में मानना। लेकिन फिर भी हमको याद रखना जरूरी है, क्योंकि भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर पूछने को आ जाए कि तिलक ने ये कहाँ का बताया इनको निकला हुआ, तो ये तो हमको पता होना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो आर्यों का भारत में विस्तार है वो कैसे कैसे हो रहा है। आर्य कैसे कैसे भारत में फैले। विस्तार, अगली हेडिंग डालिए आप, आर्यों का विस्तार। और विस्तार में एक सीरीज बनाइए और उस सीरीज में देखिए कि आर्य कैसे कैसे भारत में फैलते हैं। सबसे पहले आर्य कहाँ पे आते हैं भारत में? तो ये आते हैं सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश। फिर उसके बाद में ये जो आर्य हैं कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं ब्रह्मावर्त में। और ब्रह्मावर्त कहाँ पर है? ये है हरियाणा, जो हरियाणा, दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र है ये। इसके बाद में कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं ब्रह्म ऋषि देश, जो ब्रह्म ऋषि देश है यहाँ पर। और ये ब्रह्म ऋषि देश कहाँ पर है? ये है बरेली वाला जो इलाका है। और इसके बाद में कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं मध्य देश में, जो मध्य क्षेत्र है जिसको मध्य देश कहेंगे। ये कहाँ पर पड़ता है? तो यह पड़ता है हिमालय से लेकर और कहाँ तक? विंध्य पर्वत श्रेणी तक। हिमालय से विंध्य पर्वत श्रेणी का जो इलाका है वो कौन सा है? मध्य देश। और उसके बाद में जो आर्य हैं वो समस्त आर्यावर्त में फैल जाते हैं। समस्त आर्यावर्त में फैल जाते हैं, यानी समस्त आर्यावर्त मतलब समस्त भारत में फैल जाते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आर्य फैल गए। अब आर्यावर्त, इसमें दो चीज देखिए, ये आर्यावर्त नाम किसने दिया? जो आर्यावर्त नाम है ये किसने दिया है? ये मनु और पतंजलि ने दिया है भारत को नाम आर्यावर्त। और इसका उल्लेख किस में मिलता है? जो आर्यावर्त है इसका उल्लेख किस में मिलता है? या फिर हम बोले आर्यों के विस्तार की कहानी हमको कहां पर मिलती है? जो हमने अभी विस्तार की कहानी देखी है, ये मिलती कहां पर है?
तो यह मिलती है हमको शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण किसका सहायक ग्रंथ है? तो यह है यजुर्वेद का। जो यजुर्वेद का सहायक ग्रंथ है वो कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के विस्तार की कहानी हमको मिलती है। और आर्यावर्त नाम किसने दिया है? वो दिया है मनु और पतंजलि ने। यह तो हो गया कि हमारा आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है उसको देखते हैं कि भाई ये जो हरियाणा की राखीगढ़ी का जो डीएनए है, राखीगढ़ी डीएनए है, यह क्या है? बंद कर देना, पानी पिलाओ। अब ये राखीगढ़ी डीएनए क्या है, कौन थे, कहाँ से आए थे, क्लियर हो गया? अगर इसमें अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है ना तो कमेंट करके बताइए, बिल्कुल चीज़ें मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद में है राखीगढ़ी डीएनए। पिछली साल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, आर्यों से संबंध है और पूरी की पूरी परिभाषा को बदल कर रख देने वाली चीज़ है। आखिर है क्या इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो भाई पिछली साल हरियाणा की राखीगढ़ी में एक प्राइवेट खेत में एक 4500 साल पुराना एक औरत का कंकाल मिला और उस पर रिसर्च की गई। अब रिसर्च की गई तो पाया कि ये जो कंकाल है, ये जो 45 साल पुराना कंकाल है, उसमें कुछ जीन को लेकर इतने बड़े खुलासे हुए कि हम सोच नहीं सकते। जो अब तक पूरी परिभाषा थी उनको उसने बदल कर रख दिया। 3 साल से उस पर शोध चल रहा था। उसके जो कंकाल था कितना पुराना था, चीज़ें क्लियर करो। 4500 साल पुराना है। किसका? फिर उसमें उस पर डीएनए, उसका डीएनए टेस्ट किया गया। उसका डीएनए टेस्ट किया गया तो उसमें पाया कि जो R1 डीएनए है यह तो उसमें है ही नहीं। अब कहेंगे जी R1 डीएनए क्या झंझट है? भैया जो आर्यों का सबसे प्राचीन डीएनए है उसको R1 समूह के नाम से जाना जाता है। अब 4500 साल पुराना कोई डीएनए मिल रहा है और उसमें कहा कि ये R1 समूह से रिलेटेड तो है ही नहीं। जब R1 समूह से रिलेटेड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्य हैं वो भारत के मूल निवासी हैं। अब इस जो रिसर्च से ये सामने निकल कर आ रहा है कि जो आर्य हैं जिनको अभी तक माना गया है जो वो मध्य एशिया के हैं, ये मध्य एशिया से ना होकर ये भारत के ही मूल निवासी हैं। और इससे कुछ परिभाषाएं जो वैज्ञानिक हैं, ये मैं अपनी ओर से नहीं दे रहा, जो वैज्ञानिक हैं वो सामने दे रहे हैं। और वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि जो आर्य हैं यह आक्रमणकारी नहीं है, यानी आर्य आक्रमणकारी नहीं है, आक्रमणकारी नहीं है। दूसरा, भारत के मूल निवासी हैं, मूल निवासी हैं। और तीसरा, अब इसमें इन्होंने 4 पॉइंट रखे थे। इन्होंने कहा पूरे एशिया का लगभग 10,000 साल से लेकर, और ये 10,000 साल पुराना जो ब्लड या फिर डीएनए है वो एक ही था। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से लेकर कहां तक? अंडमान तक, जो प्राचीन समय में सबका जो डीएनए था वो भैया एक ही था। यानी ये लोग अलग नहीं थे, डीएनए में कोई मिक्सिंग नहीं थी। जैसे जैसे बाहर से आक्रमण होने शुरू हुए डीएनए में मिक्सिंग होती गई और ये आर्यों के लिए जो बखेड़ा है वो खड़ा होना शुरू हो गया। असलियत में जो आर्य हैं वो कहाँ के मूल निवासी हैं? वो भारत के ही मूल निवासी हैं। ये कहानी कौन कह रहा है? ये राखीगढ़ी डीएनए कह रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी आप ध्यान रखना, अगर अभी आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह आ जाता है तो अभी आप वहाँ पर ये नहीं लिखोगे, आप इसका जिक्र कर कर ये चीज़ लिख सकते हो कि राखीगढ़ी डीएनए टेस्टिंग के बाद में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने शोध करके कहा जो आर्य हैं वो भारत के ही मूल निवासी हैं। लेकिन आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अभी आप अपनी ओर से यह मत कहना कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं, क्योंकि इसको अभी भी सरकार की ओर से प्रमाणिकता यानी सरकार की ओर से सर्टिफिकेट इस चीज़ को या फिर किताबों में संशोधन करने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। और जब तक यह अनुमति नहीं मिल जाती, जो किताबें कहती हैं, जो सरकारी पत्र कहते हैं, हमको उन्हीं के हिसाब से चलना है।
और उन्हीं के हिसाब से अभी तक जो मैक्स मूलर वाला विचार है, वही जो बोगज कोई अवलेख एरिया वाला, जो बोगज कोई एरिया वाला क्षेत्र है, 1400 ईसा पूर्व वाला अवलेख बोगज कोई, उसी जो मत है सबसे वैज्ञानिक माना गया है। तो यह रहा राखीगढ़ी डीएनए का पूरा। क्या है राखीगढ़ी डीएनए? अच्छा, राखीगढ़ी जो साइट है ये कहाँ पर है? यह है भैया हरियाणा में। हरियाणा में एक सिंधु कालीन ये साइट है, सिंधु सभ्यता काल हड़प्पन साइट है राखीगढ़ी। यहीं पर यह डीएनए मिला। एक महिला का डीएनए था और स्ट्रॉन्ग डीएनए था, जिस वजह से यह रिसर्च कंप्लीट हो पाई। इसमें जो R1 डीएनए है वो किससे संबंधित है? ये प्राचीन आर्यों से संबंधित है। इसमें R1 डीएनए नहीं पाया गया। इसका मतलब जो आर्य हैं वो भारत के ही मूल निवासी हैं। तो आर्यों को लेकर जो पॉइंट हो सकते हैं या फिर कहाँ से, कैसे, कब, किस विद्वान का क्या मत है, यह हो गए हमारे बिल्कुल क्लियर। राखीगढ़ी डीएनए भी क्लियर हो गया। इसके बाद में अगली वीडियो से हम पूरी तरह से ऋग्वैदिक इंडिया, ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता है, वैदिक कालीन सभ्यता है, उससे शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एंशियंट हिस्ट्री को ख़त्म करते हुए फिर मिडावल इंडिया, और मिडावल इंडिया के बाद में फिर अपना मध्यकालीन भारत के बाद में फिर आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, इस चीज़ को कवर करेंगे। हम डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री पर नहीं आएंगे, क्योंकि फिर हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर नहीं कर पाते। कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री फिर समझना मुश्किल है। एंशियंट हिस्ट्री को देखो, मॉडर्न की कहानी लगभग ज़्यादातर काफ़ी हद तक आपको पूरी ना सही पर एक फोर के तौर पर फिर भी पता होगी। मैं सभी का नहीं कह रहा, पर कुछ को। जब हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो उसको हम मॉडर्न से टच करते हुए पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ थी, कैसे हमने अपने इतिहास को पढ़ने में गलतियाँ की हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। और चैनल को थोड़ा सा, भाई हमारी भी शुरुआत है, तो आप थोड़ा सा चैनल को अपने जो भी आपके दोस्त वगैरह अगर आप कर सको तो थोड़ा शेयर कीजिए, जिससे थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़े। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।